हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, इसे कवर कर रहे हैं। एंड जैसे कि क्लास 11th में आपकी टोटल 2 बुक्स थी, एंड सिमिलरली जो है क्लास 12 में भी आपकी टोटल 2 बुक्स रहेंगी। एंड अभी हम जो है इसकी फर्स्ट बुक ही कवर कर रहे हैं, दैट इज द फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, राइट। तो इसमें अगर हम बात करें कि कौन कौन से चैप्टर्स हमने यहाँ पे कवर किए थे, फर्स्ट चैप्टर में हमने यहाँ पे जस्ट यही डिस्कस किया था कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो किस तरह से ज्योग्राफी का सब डिसिप्लिन बना था। एंड आफ्टर दैट इन सेकंड चैप्टर हमने यहाँ पे ये बात की थी कि ह्यूमन ज्योग्राफी होती क्या है, डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था, क्या क्या चीजें हम इसमें जो है कवर कर सकते हैं। देन वी हैड डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। एंड आफ्टर दैट इन फोर्थ चैप्टर वी हैड डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। ओके, तो जैसे कि हम एज के बेसिस पे किस तरह से इन्हें डिवाइड कर सकते हैं, तो वो चीजें हमने यहाँ पे कवर की थी। एंड आफ्टर दैट ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की थी। देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्राइमरी एक्टिविटीज। ओके, प्राइमरी एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है उसके बारे में डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में। एंड आज हम क्या करेंगे, आज हम 6th चैप्टर जो है इसका उसे स्टार्ट करेंगे, जिसमें वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दी सेकेंडरी एक्टिविटीज। ओके, कि सेकेंडरी एक्टिविटीज अब कौन सी होती हैं। ओके, कुछ अपने लाइवलीहुड के लिए ह्यूमन बीइंग जो है कुछ ना कुछ एक्टिविटीज तो करता ही है, तो कुछ प्राइमरी होती जो मेन एक्टिविटीज होती है, जैसे एग्रीकल्चर होता है। इंडिया की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इंडिया में जो एग्रीकल्चर है ना, मोस्टली लोग यही परफॉर्म करते हैं, तो ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज है। तो अब कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी होती जो कि सेकेंडरी में आती हैं, तो उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर इस चैप्टर को। कहते हैं कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो या फिर क्वार्टनरी हो, वो जो है किस चीज के इर्द गिर्द घूमती रहती है कि रिसोर्सेज को ही हमें ऑब्टेन करना एंड यूटिलाइज करना, मेन काम हमारा यही होता है जो हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होते हैं। ओके, तो जो सेकेंडरी एक्टिविटीज होती है वो क्या करती है, वो नेचुरल रिसोर्सेज में वैल्यू डाल देती है, उन्हें जो है नए रॉ मटेरियल को जो है वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में जो है वो उसे ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले ले हम यहाँ पे कि वीट की खेती हम यहाँ पे करते हैं, तो ये क्या है, ये हमारा रॉ मटेरियल है। ओके, खेती हमने की तो ये हमारी जो है प्राइमरी एक्टिविटी है। मेन हमारी एक्टिविटी क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है। तो वीट क्या है हमारे लिए, अभी रॉ मटेरियल है कई इंडस्ट्रीज के लिए। फिर उसे बाद में जो है क्या किया जाएगा, इस वीट को प्रोसेस किया जाएगा, इस वीट को प्रोसेस किया जाएगा। तो इस वीट को प्रोसेस करना जो है ये हमारे लिए क्या कहलाता है, सेकेंडरी एक्टिविटी कहलाता है। तो प्रोसेस होके तो क्या बन जाएगा, हम इसके जो है ब्रेड बना लेते हैं, बंस वगैरह बना लेते हैं, तो ये क्या होता है, वो इसकी सेकेंडरी एक्टिविटीज हो जाती है। मीन जो है एक रॉ मटेरियल को हम जो है एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में फिर इसे हम जो है बेच सकते हैं, तो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में हम इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एग्जांपल कॉटन का दिया हुआ है। कच्चा जो रॉ कॉटन होता है, जो बॉल होती है, उसका लिमिटेड यूज होता है, बट जो है जब इसे यार्न में धागे में हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर उससे हम जो है कपड़ा भी बना सकते हैं, ये ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। सिमिलरली जो कच्चा लोहा होता है उसे हम यूज नहीं कर सकते हैं, जो कि हमें माइन से मिलता है, तो इसे जो है फिर कन्वर्ट किया जाता है इनटू द स्टील। जब स्टील में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर ये इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो हम कई तरह की मशीन जो है इसे बना सकते हैं। ओके, तो इसी तरह से जो है फार्म से भी हमें कई सारे तरह के मटेरियल्स मिलते हैं, फॉरेस्ट से मिलते हैं, माइन से मिलते हैं, एंड इवन सी से भी मिलते हैं, तो उन्हें हम जो है फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में। ओके, तो सेकेंडरी एक्टिविटीज इस तरह से क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग होगी, प्रोसेसिंग होगी एंड कंस्ट्रक्शन होगी इंडस्ट्रीज की, वो इन चीजों के साथ जो है रिलेटेड होती है। अभी मैन्युफैक्चरिंग की बात करती है सबसे पहले, तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, फुल एरिया ऑफ प्रोडक्शन होता है, फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट टू दी मोल्डिंग आयरन एंड स्टील एंड स्टैंपिंग आउट द प्लास्टिक टॉयज टू असेंबलिंग डेलिकेट कंप्यूटर कंपोनेंट्स और स्पेस व्हीकल्स में, सारे ही काम ये जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में ही आते हैं। ओके, तो मेन फीचर्स क्या रहता है कि पावर की यहाँ पे जो है एप्लीकेशन रहती है, मास प्रोडक्शन होती है, बहुत बड़े लेवल प्रोडक्शन होती है, एंड बहुत ही आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। स्पेशलाइज लेबर की यहाँ पे जरूरत पड़ती है इन फैक्ट्री सेटिंग्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड कमोडिटीज। ओके, सो मैन्युफैक्चरिंग जो है इट कैन बी डन विद द मॉडर्न पावर एंड मशीनरी और इट मे बी स्टिल वेरी प्रिमिटिव। ओके, या तो हो सकता है कि बहुत ही बेसिक सी जो है इन्होंने मशीनरी का यहाँ पे यूज किया हो, या हो सकता है कि बहुत ही मॉडर्न पावर या फिर मशीनरी का यूज करके जो है फिर इनवैल्यूएबल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। तो मोस्टली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो जो है अभी भी लिटरल सेंस में जो है
still manufacture in the literal sense of the term. Okay, so it is difficult to present a full picture of all the manufacturers in these countries. तो पूरी पिक्चर तो हम यहाँ पे नहीं बता सकते हैं कि इन कंट्रीज के जो सभी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं। तो एक्चुअल में जो है मोर इम्फेसिस किसके ऊपर दिया हुआ है कि किस तरह की कौन से टाइप के जो है वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, सो विच इन्वॉल्व्स लेस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ द प्रोडक्शन। ओके, अभी बात करते हैं दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कि जो मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो उसमें जो है स्किल की जो है वो स्पेशलाइजेशन होती है, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो काफी स्पेशलाइज्ड होते हैं। ओके, अंडर द क्राफ्ट मेथड जो फैक्ट्रीज है वो ओनली फ्यू पीसेस जो होते हैं उन्हें प्रोड्यूस करते हैं जो कि ऑर्डर के ऊपर होते हैं। सो और जो कॉस्ट है यहाँ पे हाई रहती है। ऑन द अदर हैंड जो मास प्रोडक्शन होते हैं इसमें लार्ज क्वांटिटीज में जो है प्रोडक्शन होती है, एंड यहाँ पे क्या होता है कि हर वर्कर एक वर्कर जो है वो रिपीटेडली सेम चीज को ही जो है परफॉर्म करता जाता है। दूसरा होता है मैकेनाइजेशन। ओके, मैकेनाइजेशन मीन जो है कौन से गैजेट्स का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं अपने काम को पूरा करने के लिए। तो ऑटोमेशन जो है वो अभी एडवांस स्टेज हो गई है मैकेनाइजेशन की। ओके, सो ऑटोमेटिक जो फैक्ट्रीज होती है विद फीडबैक एंड क्लोज्ड लूप कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम वहां पे लगा होता है, वेयर मशीन्स आर डेवलप टू थिंक। मीन इस तरह की मशीन्स होती हैं जैसे कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है तो खुद ही मशीन्स को पता है कि नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है। तो ये अभी पूरे वर्ल्ड में जो है फैल चुका है, तो प्रोडक्शन भी जो है वो ज्यादा होती है। देन आता है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। ओके, रिसर्च की जाती है, डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी जो है वो यहाँ पे की जाती है, फिर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए, इनएफिशिएंसी को कम करने के लिए, एंड पोल्यूशन को भी जो है खत्म करने के लिए। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया एंड स्ट्रेटिफिकेशन जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी होती है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की। एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन होती है, लेबर को डिवाइड किया होता है कि कौन सी बंदे ने कौन सा काम करना है, कितना काम करेगा। कैपिटल की भी यहाँ पे जरूरत रहती है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं। एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो भी यहाँ पे रहती है। ओके, अब बात करते हैं अनइवन ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन की। सो मेजर कंसेंट्रेशन जो है मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का इट हैव फ्लरिश्ड इन द फ्यू नंबर ऑफ प्लेसेस, सो दीज कवर 10% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया। ओके, तो मोस्टली जो अभी हम बात करें कि जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग होती है ना वो जस्ट बहुत ही कम जगह पे होती है। बाकी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे पुरानी तरीके से ही मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। ओनली 10% जो है पूरे वर्ल्ड का जो लैंड एरिया है उसमें से जो है हम बोल सकते हैं कि मॉडर्न जो है मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे की जाती है। ओके, तो ये जो नेशन यहाँ पे मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग होती है वो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर के क्या बन जाते हैं, मेन सेंटर बन जाते हैं। ओके, सो हाउएवर इन टर्म्स ऑफ द टोटल एरिया कवर्ड मैन्युफैक्चरिंग साइट्स जो है दे आर मच लेस कॉन्स्पिशियस एंड कंसंट्रेटेड ऑन मच स्मॉलर एरियाज दैट एग्रीकल्चर ड्यू टू ग्रेट इंटेंसिटी ऑफ द प्रोसेसेस। ओके, तो वही चीज होगी, मैंने यही चीज बताई है कि ये जो मॉडर्न अभी फैक्ट्रीज है ना वो बहुत ही छोटे से एरिया में ही कंसंट्रेटेड है। फॉर एग्जांपल 2.5 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ अमेरिकन कॉर्न बेल्ट जो है यूजुअली इंक्लूड अबाउट 4 लार्ज फार्म। उसमें जो है क्या होता है कि 4 बड़े जो है लार्ज फार्म यहाँ पे चाहिए होते, 10 से 20 वर्कर्स वहां पे होते हैं जो कि 50 से 100 पर्सन को सपोर्ट करते हैं। बट दिस सेम एरियाज जो है कुड कंटेन सेवरल लार्ज इंटीग्रेटेड फैक्ट्रीज। तो इतने छोटे से एरिया में यहाँ पे क्या होता है कि हम बड़ी फैक्ट्रीज को भी लगा सकते हैं, यहाँ पे हम जो है थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स को काम करवाते हैं। तो एग्रीकल्चर एंड जो इंडस्ट्री है उसमें काम करने का जो तरीका है वो बहुत ही डिफरेंट है। एग्रीकल्चर में क्या होता है कि उसी एरिया में हम जो है छोटे से खेत के ऊपर उतनी ही फसल उगा सकते जो कि यहाँ पे जस्ट 50 से 100 पर्सन को जो है एक तरह से फीड करेगा। तो उसी एरियाज में अगर हम बात करें उतनी ही लैंड में हम फैक्ट्री लगाएं तो वो थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स जो है वहां पे काम कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रीज जो होती है दे मैक्सिमाइज द प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट। तो मोस्टली इंडस्ट्रीज का अभी यही रहता है कि अपने कॉस्ट को रिड्यूस करना होता है उन्होंने, तो अपने जो है प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करते हैं। देयरफॉर इंडस्ट्री शुड बी लोकेटेड एट पॉइंट। तो इंडस्ट्री जो है ऐसे पॉइंट्स पे जो है लगानी चाहिए, ऐसी जगह पे लगानी चाहिए यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो। ओके, तो उसके अलावा कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो इंडस्ट्रियल लोकेशंस को जो है यहाँ पे प्रभावित करते हैं। वो है असेस टू दी मार्केट। मीन इंडस्ट्री वहां पे लगानी चाहिए यहाँ पे पास पे ही मार्केट हो।
ओके, क्योंकि जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होती है उनके लिए मार्केट भी तो अवेलेबल होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मार्केट का मतलब है कि यहाँ पे डिमांड है उन चीजों की, लोग खरीदने के लिए आते हैं। ओके, तो परचेसिंग पावर होनी चाहिए उस चीज की। तो रिमोट एरियाज जो है इनहेबिटेड बाय फ्यू पीपल ऑफर स्मॉल मार्केट्स। तो अगर यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं, जो रिमोट एरियाज होते हैं वहां पे छोटी छोटी मार्केट्स होती हैं। सो द डेवलप्ड रीजन जो है यहाँ पे यूरोप के, नॉर्थ अमेरिका, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया के, वहाँ पे जो है लार्ज ग्लोबल मार्केट्स अवेलेबल हैं। वहाँ पे लोगों की परचेसिंग पावर भी ज़्यादा है एंड उनकी मीन्स हम बोल सकते हैं कि इनकम भी ज़्यादा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खरीद भी सकते हैं। उसी तरह से जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के, वहां पे भी आपको बड़ी मार्केट्स मिल जाएंगी। तो कुछ इंडस्ट्रीज है जैसे कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग होगी, उनकी भी ग्लोबल मार्केट है। सो आर्म इंडस्ट्री जो है उसकी भी ग्लोबल मार्केट्स है। तो मार्केट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि पहला हम बोल सकते हैं कि एक इसके लिए पॉइंट है अगर आपको इंडस्ट्री लगानी है तो। उसके बाद में रॉ मटेरियल भी चाहिए होता है चीज़ों को बनाने के लिए। तो रॉ मटेरियल यूज्ड बाय द इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही सस्ता होना चाहिए एंड उसे इजीली जो है वो ट्रांसपोर्ट भी किया जाना चाहिए। तो इंडस्ट्री जो कि चीप, बल्कि एंड वेट लूजिंग मटेरियल के पास जो होती है, तो दे आर क्लोज टू द सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल। मीन जो रॉ मटेरियल बहुत ही भारी होते हैं, बल्कि होते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि जिस जगह पे रॉ मटेरियल मिल रहा हो तो उसके पास ही इंडस्ट्रीज जो है वो लोग लगा देते हैं, जैसे कि स्टील, शुगर या फिर सीमेंट इंडस्ट्री हो गई। ओके, so perishability is vital factor for the industry to be located closer to the source of the raw material. So agro processing and dairy products जो है they are processed close to the sources of the farm. तो ये जो एग्रो प्रोसेसिंग या फिर डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं ना, वो कहाँ पे उन्हें प्रोसेस किया जाता है? फार्म्स के पास ही, यहाँ पे उन्हें प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, तो इस तरह से जो है रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी जो है वो भी पास में ही होनी चाहिए। उसके बाद में लेबर भी यहाँ पे चाहिए होती है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो क्या होता है कि कुछ ऐसी जगह पे होती है, जगह होती है जहाँ पे स्किल्ड लेबर आपको नहीं मिल सकती है। तो मोस्टली हम देखेंगे कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मोस्टली उनमें क्या होता है, स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है, क्योंकि अभी मैकेनाइजेशन बढ़ चुका है, ऑटोमेशन बढ़ चुका है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस का फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ चुका है। तो इट रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ इंडस्ट्री अपॉन द लेबर्स। बट अभी कुछ हद तक जो है लेबरर्स के ऊपर जो है जो डिपेंडेंस है ना इंडस्ट्रीज की, वो थोड़ी सी कम हो चुकी है, बट फिर भी लेबरर्स की जो है जरूरत तो यहाँ पे रहती ही रहती है। Okay, so that's all for the day and we will continue with the same chapter in our next video. And अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। Thank you so much. Have a nice day.